एनिमे की शुरुआत में हम एक चर्च में कुछ प्रीस्ट को देखते हैं जो कि कोई रिचुअल कर रहे होते हैं, पर तभी अचानक से एक प्रीस्ट के बॉडी में आग लग जाती है। हेड प्रीस्ट कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए पर ये रिचुअल रुकना नहीं चाहिए, अगर हम रुक गए तो। पर तभी एक प्रीस्ट को डीमन पूरी तरह से पॉजेस कर लेता है और हमें उस डीमन की डरावनी हंसी सुनाई देती है और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। प्रेजेंट में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम रिन है और ये हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर है जो कि कहीं जा रहा होता है, पर कुछ छपरी लड़के उस पर अपने क्रॉसबो से अटैक कर देते हैं। पर हमारा भाई उन छपरियों पे ध्यान दिए बिना वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि वो लोग कुछ मासूम बर्ड्स को अपने क्रॉसबो से मार रहे होते हैं। तब रिन उन्हें बचाने के लिए इन सभी को पेलने लगता है, यानी कि बहुत बुरी तरीके से मारता है। और उन सभी को धोने के बाद रिन चर्च में जाता है जहाँ पर फादर उससे कहते हैं कि आज तुमने जो भी गलतियाँ की हैं उन्हें कन्फेस करो। पर रिन कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। और जब फादर उससे उसके चोट के बारे में पूछते हैं तो वो झूठ बोल देता है कि ये तो उसे सीढ़ी से गिरने की वजह से लगी है। जिसके बाद फादर उसे बताते हैं कि उसे फिर से उसके पार्ट टाइम जॉब से निकाल दिया गया है। रिन कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मेरे साथ हमेशा ही होता है। तब फादर उसे डांट लगाते हैं और कहते हैं कि एक दिन तुम्हें भी चर्च छोड़कर जाना होगा और तुम्हें खुद अपने दम पर अपनी बाकी की जिंदगी जीनी होगी और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें उसके लायक बनाऊं, या फिर अगर तुम्हें ऐसे ही रहना है तो तुम मेरी तरह एक प्रीस्ट बन सकते हो। हैं, मुझे इस पूजा पाठ से दूर रखो, मुझसे ये नहीं होने वाला। इसके बाद यहाँ पर यूकी आता है जो कि रिन का जुड़वा भाई है। कहने का तो दोनों जुड़वा है, पर देखने जाए तो दोनों की हरकतें बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है। जहाँ एक बहुत ही शांत और पढ़ाई में बहुत ही अच्छा है, वहीं दूसरा जो कि एक नल्ला बेरोजगार है और बस मुसीबतें खड़े करता है। ये सारी बातें वहीं पास में खड़े काम करने वाले बोल रहे थे। उनकी ये बातें सुनकर रिन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उन सभी से कहता है चुप हो जाओ। और उसके ऐसा कहते ही वहीं पास में रखे हीटर के अंदर ब्लू कलर की आग लग जाती है। इसके बाद यूकी रिन की मरहम पट्टी करता है और कहता है कि उसने स्कूल जाने के लिए अभी से ही सारा सामान पैक करना चालू कर दिया है। इसी दौरान फिर से वो लोग आ जाते हैं और रिन को कहते हैं कि उसे भी अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए, कब तक वो नल्ला बेरोजगार बनकर रहेगा। जिसके बाद सुबह रिन उनके दिए हुए सूट बूट को पहनकर रेडी हो जाता है और वो देखता है कि घर के बाहर एक लड़की शीरो को शुक्रिया अदा कर रही थी। तब हमें पता चलता है कि शीरो भी एक एक्सॉर्सिस्ट है, यानी कि वो भी भूतों को भगाने का काम करता है। पर रिन को ये सारी चीजें फालतू लगती है और वो सोचता है कि बस उसके फादर सभी को ठगते हैं। तभी फादर देखते हैं कि रिन ने टाई नहीं पहनी होती है, इसलिए वो उसकी टाई बांधने लगते हैं और याद करते हैं कि जब वो छोटा बच्चा था तब वो बहुत ही ज्यादा प्यारा था और हमेशा उसके पीछे लगा रहता था। रिन बोलता है वो बहुत ही पुरानी बात है, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ। हैं, बड़ा? कौन बड़ा है यहाँ पर? क्या तुम अपनी बात कर रहे हो? अब इसके बाद रिन एक जॉब इंटरव्यू के लिए एक सुपरमार्केट में जाता है जहाँ ये औरत रिन का इंटरव्यू लेती है और उसको काफी सारे मुश्किल काम देती है। पर बाकियों के मुकाबले रिन बहुत ही ज्यादा ताकतवर और फुर्तीला है, इसलिए सभी काम रिन बहुत ही जल्दी जल्दी खत्म कर देता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी काम अच्छे से कर रहा था, हर काम करने में वो कुछ न कुछ गलती कर ही रहा था। अब रिन को समझ आ जाता है कि उसकी जॉब तो लगने से रही, इसलिए वो एक कोने में जाकर बैठा होता है कि तभी वहाँ पर एक वर्कर आती है और उसे नूडल्स खाने के लिए देती है। अब रिन ये देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि चलो कुछ खाने को तो मिला। पर जैसे ही रिन उसे खाता है तो उसे नूडल्स का टेस्ट बहुत ही बेकार लगता है। तब वो वर्कर उसे बताती है कि अगर उसने इसे सेल नहीं किया तो बॉस उसे निकाल देगी। रिन कहता है सेल का तो नहीं पता, पर अगर तुम हमेशा ऐसा ही बनाते रहोगी तो पक्का लोग तुम्हें चप्पल मार के जाएंगे, तो इसलिए मुझे एक बार ट्राई करने दो, क्या पता लोगों को मेरे हाथ का नूडल्स अच्छा लग जाए। जब कस्टमर रिन के हाथ का नूडल्स खाते हैं तो वो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे अब नूडल्स की सेल कई गुना बढ़ जाती है। तब वहाँ बॉस भी आती है और रिन के बनाए हुए नूडल्स को टेस्ट करती है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, तो इसलिए वो रिन को जॉब पर रख लेती है। इसके बाद रिन जल्दी से चर्च में कॉल करता है और बताता है कि उसे जॉब मिल चुकी है, जिसे सुनकर वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं और शीरो कहते हैं घर जल्दी आ जाना, आज तुम्हारे जॉब की खुशी में एक पार्टी करते हैं। ये सुनकर रिन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है वो देखता है कि उसी लड़की का स्कार्फ उड़ रहा था जो कि सुबह चर्च में आई थी। पर तभी वो देखकर हैरान हो जाता है कि वो स्कार्फ अपने आप ही नहीं उड़ रहा था, उसे कोई अजीब सा क्रीचर खींच रहा था। वो क्रीचर जल्दी से अपने आप को रिन से छुड़ाता है और सुपरमार्केट में घुस जाता है। तब रिन भी उसका पीछा करता है, पर इस दौरान वो मॉन्स्टर स्टोर के अंदर काफी ज्यादा तबाही मचाने लगता है। अब कोई भी उस मॉन्स्टर को देख नहीं पा रहा था, इसलिए सभी को लगता है कि रिन ने जानबूझ के ऐसा किया है, इसलिए रात होने से पहले उसे जॉब से निकाल दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ घर पे सभी लोग पार्टी करने के लिए रिन का काफी देर से इंतजार कर रहे थे, पर रिन काफी ज्यादा लेट हो जाता है, इसलिए यूकी उसे ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच जाता है और यहाँ उसे पता चलता है कि रिन को फिर से जॉब से निकाल दिया गया है। जब वो दोनों वापस चर्च पहुँचते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ उसी लड़की के फादर आए होते हैं, जो कि रिन का शुक्रिया अदा करते हैं और उसे कहते हैं कि उनकी लड़की बहुत ही ज्यादा केयरलेस है, वह ऐसे ही कुछ भी कर बैठती है, तुम्हारी मदद के लिए शुक्रिया। पर रिन कहता है वो केयरलेस नहीं है, वो सच कहती है, उसे कोई बंदर जैसी दिखने वाली चीज परेशान करती है। अब ये सुनकर उस लड़की की फादर को लगता है कि रिन किसी स्टूडेंट की बात कर रहा है, इसलिए वो बोलता है कि कल वो स्कूल जाएगा और इसके बारे में बात करेगा। पर वो लड़की उन्हें रोकती है और बोलती है जो उसे परेशान कर रहा है वो कोई स्टूडेंट नहीं है, वो एक मॉन्स्टर है। पर उसके फादर उस पर यकीन
नहीं करते और बोलते हैं कि ये तुम्हारी बस इमेजिनेशन है। ये सुनकर रिन भड़क जाता है और कहता है वो सच कह रही है, वो किससे मदद मांगेगी अगर उसके पेरेंट्स उसकी बात नहीं सुनेंगे। तब शीरो रिन को चुप करते हैं और उस लड़की को कुछ पत्ते देकर कहते हैं कि ये लीफ तुम्हारी रक्षा करेंगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि शीरो रात में घर के बेसमेंट में जाते हैं और जहाँ वो एक अलमारी को खोलते हैं जिसके अंदर एक सॉर्ड रखी होती है और उसे देखकर कहते हैं मेरा शक सही निकला। जब रिन सुबह उठता है तब उसे आसमान में कुछ अजीबोगरीब कीड़े उड़ते हुए दिखते हैं, पर जब वो बाहर निकलता है तब वो देखकर हैरान हो जाता है कि कोई भी इन चीजों पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। तभी वहाँ पर वो सभी लड़के आ जाते हैं जिन्हें रिन ने शुरुआत में धोया था। वो रिन से बात करना चाहते थे इसलिए उसे अपने साथ चलने बोलते हैं और हमारा भाई बिना डरे उनके साथ एक सुनसान जगह पर चले जाता है। सफेद बाल वाला लड़का कहता है ये लो कुछ पैसे। रिन समझ नहीं पाता है कि वो उसे पैसे क्यों दे रहा है। तब वो लड़का बोलता है कि वो भी उसी स्कूल में जा रहा है जहाँ पर उसका भाई जा रहा है और वो वहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है, तो इसलिए तुम कुछ पैसे लो और अपना मुंह बंद रखना। तब रिन बोलता है तुम जैसे छपरियों के पैसे मुझे नहीं चाहिए और अगर तुमने यूकी को हाथ भी लगाया तो समझ जाना तुम्हारे साथ क्या होगा। पर वो यूकी के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है, इसलिए रिन उसे एक जोरदार मुक्का खींच के मारता है और वो पीछे जाकर गिरता है। पर तभी अचानक उसके बॉडी के अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं और वो लड़का एक खतरनाक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। पर ये सारी चीजें बस रिन ही देख पा रहा था। उस लड़के के सभी साथी रिन को पकड़ के जमीन पे पटक देते हैं और वो लड़का एक गर्म लोहे की रॉड लेता है और रिन के ऊपर हमला करने जाता है कि तभी रिन चिल्लाने लगता है और अचानक से उसके अंदर से बहुत सारी ब्लू फ्लेम निकलने लगती है। ये देखकर उस लड़के के सभी साथी वहाँ से डर कर भाग जाते हैं, पर रिन देखता है कि उसको फ्लेम से कुछ भी नहीं हो रहा है। तभी उस लड़के की आवाज बदल जाती है और वो मॉन्स्टर की आवाज में बोलता है मुझे पता था कि आप ही हैं वो, मैं गलत नहीं हो सकता मेरे मास्टर, मेरा नाम एस्ट्रोथ है। तो चलिए मास्टर, लॉर्ड सेटन आपका इंतजार कर रहे हैं, हमारे साथ हेल चलिए। तो बेसिकली सेटन डीमंस का गॉड होता है और हेल का किंग भी, और हमारा भाई रिन उसी का बेटा होता है। और ये सब कब और कैसे हुआ इसके बारे में हम आगे जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। डीमन रिन को लेकर जाने की बात कर ही रहा था कि वहाँ पर शीरो आ जाता है। शीरो को देखकर डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उनके ऊपर अटैक करने जाता है, पर शीरो उसे बहुत ही आराम से हरा देते हैं और अपने बाइबल का यूज करके डीमन को उस लड़के के बॉडी से निकाल देते हैं। वो रिन से कहते हैं कि उन्होंने डीमन को इस बॉडी से निकाल दिया है तो डरने की कोई बात नहीं है। जिसके बाद वो बताते हैं कि ये दुनिया 2 डायमेंशन में बटी हुई है जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई है। डीमन आसानी से हमारे डायमेंशन में आ नहीं सकते और हम भी उनके डायमेंशन में कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन कुछ डीमंस होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल होते हैं और वो बुरे लोगों पे बहुत ही आसानी से कब्जा कर लेते हैं। रिन को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो डीमन उसका पीछा क्यों कर रहा था। तब शीरो उसे बताते हैं कि वो उनका नहीं बल्कि डीमन लॉर्ड सेटन का बेटा है। जिसके बाद शीरो रिन को वापस चर्च लेकर जाने लगते हैं। जाते समय उनके रास्ते में बहुत सारे डीमंस आने लगते हैं। शीरो बताते हैं कि ये सब तुम्हारे लिए आए हैं, हमें जल्दी से चर्च पहुंचना होगा क्योंकि जैसे जैसे रात होगी इनकी ताकत और भी बढ़ती जाएगी। वो दोनों जैसे ही चर्च पहुंचते हैं तो एक प्रीस्ट उनको बताता है कि चर्च को मैजिकल बैरियर से घेर दिया गया है, पर लगता नहीं कि ये भी डीमंस को सुबह तक रोक पाएगा। फादर उसको ऑर्डर देते हैं कि चर्च के चारों तरफ होली वाटर को फैला दो और किसी भी डीमन को अंदर मत आने दो। शीरो रिन को उसी बेसमेंट में लेके जाते हैं और वो तलवार दिखाते हुए कहते हैं कि ये लेजेंडरी शॉर्ट कारिकारा है। जिसके बाद वो बताते हैं कि जिस दिन रिन का जन्म हुआ था उसी दिन उन्होंने उसकी सारी डिमोनिक पावर इस तलवार के अंदर सील कर दी थी ताकि वो एक आम बच्चे की तरह अपनी सारी जिंदगी बिता पाए। वो रिन को तलवार देते हुए कहते हैं कि ये तलवार हमेशा अपने पास रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे तुम सोई क्यों नहीं रहे हो, क्योंकि अगर तुमने तलवार खो दी तो तुम्हारी डिमोनिक पावर अवेकन हो जाएगी और तुम एक इंसान नहीं रहोगे, डीमन बन जाओगे। तब रिन पूछता है क्या यूकी भी एक डीमन है। शीरो बताते हैं कि यूकी की बॉडी बहुत ही कमजोर थी इसलिए पावर्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया और सारी की सारी पावर तुम्हारे अंदर आ गई। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी लड़के पर वापस ने डीमन ने कब्जा कर लिया था और वो रिन को ढूंढते हुए चर्च की ओर जा रहा होता है कि तभी एक ट्रक वाला उसे ठोक देता है और जब वो बाहर निकलकर उसे चेक करने जाता है तब वो डीमन उसे मार देता है और ट्रक में बैठकर चर्च की ओर जाने लगता है। यहाँ रिन शीरो से पूछ रहा होता है कि आपने ये सब मुझे पहले क्यों नहीं बताया। शीरो कहते हैं कि हमने तुम्हें जिंदा रखा और एक नॉर्मल बच्चे की तरह बड़ा किया, एक शर्त पर। तभी वो डीमन ट्रक को लेकर चर्च के अंदर घुस जाता है जिसकी वजह से चर्च पे लगा हुआ बैरियर टूट जाता है, जिससे अब बाकी के सारे डीमंस भी चर्च के अंदर घुसने लगते हैं। डीमन रिन को वापस हेल लेके जाना चाहता था इसलिए वो अपने हाथ को थोड़ा एक्सटेंड करता है और उसे खींचने लगता है कि तभी एक प्रीस्ट उसके ऊपर होली वाटर फेंकता है जिससे रिन छूट जाता है। शीरो उससे कहते हैं कि यहाँ से भाग जाओ और कहीं जाकर छुप जाओ और ये लो मेरा फोन, इसके अंदर मेरे एक फ्रेंड का नंबर है, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद फादर रिन को उसी बेसमेंट में बंद कर देते हैं और सभी प्रीस्ट मिलकर रिन को बचाने के लिए उन मॉन्स्टर के सामने खड़े हो जाते हैं और सभी मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। वहीं शीरो अपनी गन निकाल के डीमंस को मार रहे होते हैं, पर वो डीमन बहुत ही ज्यादा ताकतवर थे और खास करके एस्ट्रोथ। एक प्रीस्ट उसे फायर से जलाने की कोशिश करता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और एस्ट्रोथ उसे बहुत ही आराम से हरा देता है। जिसके बाद वो अपने डिमोनिक फॉर्म में आ जाता है और वो प्रीस्ट को मारने वाला था कि तभी पीछे से रिन आता है और किसी चीज से उसे खींच के मारता है और फादर से कहता है कि अभी उसकी बात खत्म नहीं हुई है। वहीं एस्ट्रोथ कहता है कि आप क्या कर रहे हैं मास्टर, मैं आपके साथ हूँ। जिसके बाद
शीरो फिर से उस लड़के के बॉडी से डीमन को निकाल देते हैं और बाकी प्रीस्ट को उसके ऊपर एक सील लगाने बोलते हैं ताकि वो डीमन फिर से इस बच्चे के ऊपर हावी ना हो। शीरो रिन से कहते हैं कि वो डीमन सिर्फ तुम्हारे पीछे लगा है तो हमें तुम्हें छुपाना होगा, पर रिन को लगता है कि वो सब बस उससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तब रिन कहता है कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। फादर उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो रुकता नहीं और गुस्से में कहता है कि आप कब तक नाटक करोगे कि हम एक फैमिली हैं। और ये सुनने के बाद फादर उसे एक चाटा मारते हैं और रिन वहाँ से जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि फादर को डीमन लॉर्ड सेटन पॉसेस कर लेता है और रिन से कहता है कि मैं तुम्हारा असली फादर हूँ और तुम मेरे होकर ही रहोगे। रिन को बचाने के लिए कुछ प्रीस्ट आगे बढ़ने लगते हैं तो सेटन अपनी ब्लू फ्लेम से उन्हें जला देता है। सेटन शीरो की एक उंगली उखाड़कर सामने खून गिरा देता है और उनके डायमेंशन का दरवाजा खोल देता है जो कि सीधा सेटन की दुनिया में जाती है। वो रिन से कहता है कि आज तुम्हारा एक डीमन के रूप में पुनर्जन्म होगा, आ जाओ मेरे बेटे मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो रिन को घसीट कर लेके जाने लगता है और कहता है तुम्हारे पास मेरी पावर है और तुम्हारी बॉडी इस दुनिया की है, तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। जिसके बाद वो दोनों धीरे धीरे दूसरे दुनिया में जाने लगते हैं पर तभी अचानक शीरो अपनी बॉडी को फिर से कंट्रोल कर लेता है और खुद की जान ले लेता है। रिन समझ जाता है कि उसके फादर ने उसे बचाने के लिए अपनी जान दी है। वो अपने फादर के बलिदान को ऐसे ही जाया नहीं जाने दे सकता था, इसलिए रिन सभी डीमन से लड़ने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है और उसे निकालते ही वो अपने डीमन फॉर्म में आ जाता है। जिसके बाद वो अपने पावर्स को यूज करता है और गेट के साथ साथ सभी डीमन को एक ही बार में मार देता है। इसके बाद सुबह हो जाती है और रिन अपने घुटने पर बैठकर रो रहा होता है क्योंकि उसके फादर अब नहीं रहे। तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है और वो देखता है कि यहाँ पर क्या क्या हुआ है। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि सभी लोग शीरो का फ्यूनरल अटेंड कर रहे होते हैं और सभी लोगों के जाने के बाद भी रिन उनके ग्रेव के सामने खड़ा होता है और शीरो के कहे गए सभी बातों को याद करता है। जिसके बाद वो शीरो के दिए हुए फोन से कॉल करता है और कॉल करते उसे बहुत सारे ब्लैक सूट वाले लोग घेर लेते हैं और तभी वहाँ पर मफिस्टो आता है और बताता है कि तुम्हारे फादर मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे। अब क्योंकि तुम एक डीमन लॉर्ड के बेटे हो तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम तुम्हें अभी यहाँ पर मार दे या फिर तुम हमें मार के यहाँ से चले जाओ। तब रिन कहता है मैं कोई डीमन लॉर्ड का बेटा नहीं हूँ, मेरे सिर्फ एक ही फादर थे और उनका नाम शीरो फुजीमोटो है। वो आगे कहता है कि मैं भी एक एग्जॉर्सिस्ट बनना चाहता हूँ और सेटन को जान से मारना चाहता हूँ। जिसे सुनकर मफिस्टो जोर जोर से हंसने लगता है। अगले दिन रिन चर्च को छोड़कर जा रहा होता है और अपने यहाँ बिताए गए अच्छे समय को याद कर रहा होता है और जाते समय वो सोचता है कि आखिरकार यूकी ने उससे कुछ पूछा क्यों नहीं। इसके बाद वो सड़क के बीच में खड़ा होकर किसी का इंतजार करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक गुलाबी गाड़ी आती है जो उसे लगभग ठोकने ही वाली थी। रिन ड्राइवर पे चिल्लाने लगता है अबे वो तेरे को दिखता नहीं है क्या, तेरे बाप की सड़क है क्या। तभी कार के अंदर से मफिस्टो निकलता है जिसका रिन इंतजार कर रहा था। मफिस्टो उसको ट्रूकॉस एकेडमी में लेके जाने आया था और क्योंकि वो वहाँ का डायरेक्टर है तो ऐसे ही वो उसका एडमिशन करा देगा। तभी वहाँ पर यूकी भी पहुँच जाता है और वो तीनों एकेडमी की तरफ जाने लगते हैं। जिसके बाद वो एकेडमी पहुंच जाते हैं जहां स्कूल के असेंबली में रिन को पता चलता है कि उसके क्लास का रिप्रेजेंटेटिव यूकी है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में उसके सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे। वहीं जब वो अपनी स्पीच दे रहा था तो सभी लड़कियां उस पर लट्टू हो रही थी और असेंबली के बाहर आने के बाद भी वो लड़कियों से घिर जाता है। वहीं रिन ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं देखा था और ये सब देखने के बाद उसका रिएक्शन बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होता है। ये सब देखकर सारी लड़कियां उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और उन सभी की बातें सुनने के बाद बेचारा रिन उदास हो जाता है। तभी उसके सामने एक डॉग आता है जो कि उसे उसका पीछा करने बोलता है। काफी देर पीछा करने के बाद वो डॉग एक लैंप पर चढ़ जाता है और अचानक से ट्रांसफॉर्म होकर मफिस्टो में बदल जाता है। रिन जानता था कि मफिस्टो एक बहुत ही ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट है पर वो ये नहीं जानता था कि वो ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। तब मफिस्टो कहता है कि वो अकेला ही एक एग्जॉर्सिस्ट है जो कि ट्रांसफॉर्म हो सकता है और इसकी वजह तुम्हें अभी नहीं समझ आएगी। चलो अब से तुम्हारी एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। तब रिन कहता है क्या मतलब शुरू होती है, हम ट्रेनिंग कहाँ पर करेंगे। मफिस्टो बताता है कि एकेडमी वही जगह है जहाँ पर तुम्हें एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग मिलेगी और उसे एक चाबी पकड़ा देता है और कहता है कि तुम इस चाबी को किसी भी दरवाजे में लगा सकते हो, वो तुम्हें सीधा एग्जॉर्सिस्ट क्राइम स्कूल में लेके आ जाएगी। और इतना कहते ही मफिस्टो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद रिन नीचे जाता है और उस चाबी को एक दरवाजे में ट्राई करता है। जैसे वो चाबी से एक दरवाजे को खोलता है तो एक अलग ही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वो देखता है कि मफिस्टो पहले से ही मौजूद है। जिसके बाद मफिस्टो रिन को अपने क्लास में लेके जाता है और कहता है कि एक बात हमेशा याद रखना कि किसी को कभी भी पता नहीं चलना चाहिए कि तुम शेटन के बेटे हो। तभी वहाँ पर उनका क्लास टीचर पहुंच जाता है और उनका क्लास टीचर रिन का भाई यूकी होता है। जिसे देखकर रिन चिल्लाने लगता है कि तुम टीचर हो और वो उसके सामने जाके कई सारे सवाल पूछने लगता है पर यूकी उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। तब मफिस्टो उसको बताता है कि यूकी एक एग्जॉर्सिस्ट है जो कि 7 साल की एज से एग्जॉर्सिस्ट बनने की ट्रेनिंग कर रहा था और वो अभी एक एंटी डीमन फोर्स का हिस्सा है। जैसे उसके मिशन शुरू होंगे वो यहाँ से चला जाएगा, तब तक के लिए वो उनका क्लास टीचर है। आगे मफिस्टो रिन को बताता है कि यूकी दुनिया का यंगेस्ट एग्जॉर्सिस्ट है। ये सब सुनने के बाद रिन पूरी क्लास के सामने यूकी से बहस करने लगता है कि ये सब उसने उसे पहले क्यों नहीं बताया।
पाया। यूकी सभी स्टूडेंट को बाहर जाने बोलता है और कहता है कि उसे बचपन से ही पता था कि रिन एक डीमन है। तब रिन गुस्से में आके यूकी का कॉलर पकड़ लेता है और उसी दौरान यूकी के हाथ से एक ब्लड का सैंपल गिर जाता है जो कि असल में एक डीमन ब्लड था, जिसकी वजह से वहाँ पे डीमन अपीयर होने लगते हैं। डीमंस के आते यूकी अपनी गन निकालता है और सभी डीमंस को मारने लगता है और कहता है कि उसकी नजर में रिन भी एक डीमन है और वही उनके फादर की मौत का जिम्मेदार भी है, क्योंकि उसके फादर सबसे ज्यादा ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट थे और सेटन कभी भी उनको अपने काबू में नहीं कर पाया और रिन की बातों से कमजोर पड़ गए और तभी सेटन ने इसका फायदा उठाया और उन पर काबू पा लिया, जिसके बाद वो रिन के ऊपर अपनी गन तान देता है। वहीं ये सब सुनने के बाद रिन को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकालता है और उसके ऊपर अटैक करने जाता है, पर वो यूकी पे नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े डीमन के ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है। तुम मेरे भाई हो यूकी, मैं तुम्हारे ऊपर कभी भी हमला नहीं करूंगा और रही बात हमारे फादर की मौत की तो मैं उसका बदला जरूर लूंगा, सेटन को जान से मार के। तब यूकी थोड़ा स्माइल करता है और कहता है मेरा भी कुछ ऐसा ही इरादा है। वहीं जब सभी स्टूडेंट वापस आते हैं तो वो क्लास में मची तबाही को देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे रात में जब रिन अपने रूम में आता है तब यूकी भी उसके पीछे जाता है। रिन चिल्लाते हुए कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे मेरे नादान भाई, तुम एक शैतान के बेटे हो, तुम्हारे ऊपर किसी न किसी को तो नजर रखनी पड़ेगी। और ये बोल के यूकी हंसने लगता है, जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बहुत ही बड़े और सुंदर से बगीचे को देखते हैं जहाँ पर एक लड़की की ग्रैंडमा उसे बता रही होती है कि एक जहाँ पर ऐसा गार्डन है जहाँ पर दुनिया के सभी पेड़ पौधे मौजूद हैं और उस गार्डन का नाम अमाहरा है। ये सुन के वो लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम रिन को देखते हैं जो कि एक मांगा पढ़ रहा होता है। तभी यूकी आके उसकी मांगा छीन लेता है। तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें जो बुक दी थी वो कहाँ पर है? वो अच्छा, वो बुक मैंने उसे संभाल कर रखा है। तभी यूकी कहता है अरे बेवकूफ, मैंने उसे रखने के लिए नहीं तुम्हें पढ़ने के लिए दिया है। मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है और मैं बेवकूफ नहीं हूँ। मैं तुम्हें बेवकूफ नहीं समझ रहा, क्योंकि बेवकूफ को बेवकूफ समझने की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे लेक्चर कैसे दे सकते हो? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हो कि तुम मेरे बड़े भाई हो? हाँ, वो सब तो ठीक है, पर मेरे आने से पहले सारा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद यूकी तैयार होने लगता है। रिन बोलता है कि तुम एक्सॉर्सिस्ट के काम से जा रहे हो ना, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, मुझे भी यहाँ पर कुछ सीखने मिल जाएगा। पहले तो यूकी मना करता है, पर रिन के बार बार बोलने पर वो भी मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं, जहाँ यूकी रिन से कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं जल्दी से अपना काम खत्म करके आता हूँ। तुमने सुना ना मैंने क्या कहा, यहाँ से हिलना भी मत। जिसे सुनकर रिन आग बबूला होने लगता है और उसके जाते ही उसके पीछे चले जाता है, जहाँ उसे सामने एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है जो कि डीमन प्रोटेक्टेड था। तो जैसे ही रिन उसे छूता है तो उसे जोर का झटका लगता है, पर रिन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो गेट भी टूट जाता है। गेट को टूटता हुआ देखकर ये लड़की जिसका नाम सैमी है वो समझ जाती है कि रिन एक डीमन है। रिन को अपने पास आता हुआ देखकर सैमी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर पैरों में कुछ होने की वजह से वो चल भी नहीं पा रही थी। वहीं दूसरी तरफ सैमी की मदर यूकी को बताती है कि सैमी की हालत दिन पर दिन खराब होते जा रही है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो नहीं बच पाएगी। यहाँ रिन और सैमी एक दूसरे से बात करने लगते हैं और सैमी उसको डीमन बोलने के लिए उससे माफी मांगती है और दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। जिसके बाद यहाँ पर यूकी और सैमी की मदर आ जाती है और वो सैमी को अपने पैरों को यूकियो को दिखाने बोलती है। यूकी जब उसके पैरों को देखता है तब वो समझ जाता है कि ये एक डीमन का काम है। सैमी की मदर को लगता है कि शायद उसकी बेटी पोजेस्ड है, पर यूकी कहता है कि वो डीमन इतना पावरफुल नहीं है कि किसी भी ह्यूमन को पोजेस कर पाए। वो कोई ऐसा डीमन है जो कि प्लांट्स और ग्रास को पोजेस करता है। वो जमीन से होते हुए सैमी के पैरों तक पहुंच गया होगा और उसके पैरों के थ्रू अब उसकी सोल को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। उस डीमन की बॉडी पक्का यहीं पर इस गार्डन में है। तुमने जरूर कभी उस डीमन से बात की होगी सैमी, याद करो। पर सैमी कहती है कि उसने कभी भी किसी भी डीमन से बात नहीं की है। तभी उसकी मदर कहने लगती है कि मुझे पता था कि ये सब तुम्हारी दादी की वजह से हो रहा है। सैमी चिल्ला के कहती है कि इसके अंदर दादी की कोई भी गलती नहीं है, पर तभी कमजोरी की वजह से वो वहीं पर गिर जाती है। इसके बाद उसकी मदर यूकी और रिन को बताती है कि सैमी की दादी की मौत के बाद सैमी ऐसी ही है। उसने स्कूल जाना छोड़कर सारा दिन गार्डन में बैठना शुरू कर दिया और फिर हमें सैमी का पास दिखाया जाता है। उसकी दादी की मौत के बाद उसे पता नहीं था कि गार्डन का ध्यान कैसे रखते हैं। तभी उसके पास एक फूल आता है और उससे बात करता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी गार्डन को हरा भरा रखने में मदद करूंगा, पर बदले में तुम्हें मुझे इस गार्डन में रखना होगा, वादा करो। सैमी अपने दादी के आखिरी निशानी को बचाना चाहती थी, इसलिए वो बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल देती है। प्रेजेंट में सैमी जैसे ही सोकर उठती है उसे सबसे पहले अपने पौधों का ही ध्यान आता है और वो उन्हें पानी देने पहुंच जाती है। तभी वहाँ पर रिन आता है और उससे कहता है कि उसकी मदर उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करती है, पर सैमी कहती है कि वो करे क्या, वो अपनी दादी की गार्डन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। रिन उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी दादी यही चाहती होंगी कि तुम दिन भर गार्डन में पड़े रहो, ना ही स्कूल जाओ, ना ही दोस्त बनाओ और ना ही बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करो? क्या तुम्हें यही लगता है कि तुम्हारी दादी यही चाहती होंगी तुम्हारे लिए? तब जाके सैमी को याद आता है कि उसकी दादी चाहती थी कि वो पूरी दुनिया घूमे और नए नए दोस्त बनाए और उनके साथ मजे करे। ये सब सोचते सोचते सैमी रोने लगती है और उसी वक्त यूकी भी वहाँ पर आ जाता है। तभी वो डीमन भी वहाँ पर अपीयर होता है और सैमी
को पकड़ लेता है और कहता है मैं तुम्हें तुम्हारा प्रॉमिस तोड़ने नहीं दूंगा। डीमन को हराने के लिए यूकी रिन की मदद मांगता है। तब रिन हंसते हुए कहता है चलो आखिरकार तुम्हें अपने बड़े भाई की मदद की जरूरत पड़ी गई। रिन अपनी तलवार निकालता है और डीमन के ऊपर हमला करने जाता है, पर बार बार वो डीमन सैमी को अपने सामने ला दे रहा था, जिसकी वजह से रिन उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा था। तब यूकी कहता है कि रिन पीछे हट जाओ, मेरे पास कोई भी चारा नहीं है, मुझे दोनों को ही शूट करना होगा। डीमन को लगता है कि वो फेक रहा है और वो कहता है कि तुम एक बच्ची को नहीं मार सकते। तब यूकी कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? मैं ऐसा नहीं कर सकता। और ऐसा कहते ही यूकी उसके ऊपर गोली चला देता है। जैसे ही सैमी को गोली लगती है वो डीमन उसे छोड़ छाड़ कर भागने लगता है। तब रिन उसे अपने तलवार के एक ही स्ट्राइक में मार देता है। यूकी सैमी से कहता है कि तुम्हारे पैर अब ठीक हो चुके हैं, खड़े होने की कोशिश करो। तभी वहाँ पर उसकी मदर भी आ जाती है, जो कि उसे खड़ा होते हुए देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और थोड़ी बहुत बातें करने के बाद वो दोनों गले लग जाते हैं। जिसके बाद यूकी रिन से कहता है कि उसके गन में जो गोलियां थी वो नकली थी। अगले दिन रिन क्लास में सोते सोते एक सपना देख रहा होता है। वो सपने में एक बहुत ही कूल एंट्री मारता है और बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ को एक ही बार में मार देता है। सैमी उसको बचाने के लिए शुक्रिया करती है और बहुत सारी लड़कियां भी उसकी तारीफ करने लगती हैं। तभी प्रेजेंट में टीचर आके उसे उठा देते हैं। वहीं ये सारी चीजें पीछे से एक लड़का बड़े गुस्से में देख रहा था और वो सोचता है कि आखिरकार इसे यहाँ पर क्यों लाया गया है। तभी एक टीचर आते हैं और उन्हें डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बारे में बताते हैं कि कैसे वो लोग डीमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जिसके बाद वहाँ पर यूकी सभी का टेस्ट रिजल्ट लेकर आता है और रिन देखता है कि टेस्ट रिजल्ट की बात सुनकर सैमी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो बताती है कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा गया है और उसके बहुत ही अच्छे मार्क्स आने वाले हैं, क्योंकि उसके फैमिली का एक फार्मेसी शॉप है और उसके बारे में उसे बहुत ही ज्यादा नॉलेज है। पर जब वो टेस्ट रिजल्ट लेने जाती है तब वो देखती है कि उसके काफी कम मार्क्स आए हैं। यूकी उससे कहता है कि उसने अच्छा तो किया है, पर उसे अपने बनाए हुए नाम प्लांट्स को नहीं देने चाहिए, बल्कि उसे उनके एक्चुअल नेम यूज करने चाहिए। ये सब सुनकर रिन हंसने लगता है। पर जब वो अपना रिजल्ट लेने जाता है तब वो देखता है कि उसे बस 2 ही नंबर मिले हैं। जिसके बाद रियूजी की बारी आती है और उसके 98 मार्क्स आए थे। इसके इतने मार्क्स कैसे आ सकते हैं? रियूजी कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर एग्जॉर्सिस्ट का एग्जाम देकर आया हूँ, तुम्हारी तरह मुझे डायरेक्ट एंट्री नहीं मिली है। तुम्हें छोड़कर यहाँ पर सभी लोग एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए सीरियस हैं, तुम्हारी तरह हम सोते नहीं रहते। तब रिन कहता है कि तुम ये बकवास करने वाले होते कौन हो, और मैं भी यहाँ पे एग्जॉर्सिस्ट बनने आया हूँ। जिसके बाद पूरी क्लास मिलकर दोनों के झगड़े को शांत कराती है और फिर लेक्चर खत्म हो जाता है। यूकी रिन को बताता है कि रिचू भी इसकी तरह स्कॉलरशिप लेकर आया है। उसने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है और वो अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ही सीरियस है। जिसके बाद यूकी अपने अगली क्लास के लिए वहाँ से चला जाता है। यहाँ रिन को पता चलता है कि क्योंकि सैमी स्ट्रेंजर्स के सामने बहुत ही घबराती है, इसलिए वो ना ही मिडिल स्कूल गई और ना ही हाई स्कूल जाना चाहती है। वो किसी तरह बस क्राइम स्कूल को अटेंड कर रही है। आगे सैमी रिन से पूछती है कि क्या कोई उसके दोस्त हैं? तब रिन कहता है कि यहाँ पर उसके कोई भी दोस्त नहीं है। तभी वो उसका हाथ पकड़ के उसे अपना दोस्त बनने के लिए बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर यूची आ जाता है और कहता है देखो इनको सरेआम लगे हुए हैं, क्या ये तुम्हारी दोस्त है? रिन कहता है कि ये मेरी दोस्त कुछ नहीं है। ये सुनकर सैमी को बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद फिर से उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फिजिकल ट्रेनिंग के वक्त रिन और रियूजी डीमन मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे थे। ये देखकर उसके दोस्त कहते हैं कि रियूजी काफी तेज है और रिन तो उससे भी तेज निकला। ये सुनकर रियूजी भड़क जाता है और रिन को एक खींचकर लात मारता है। अब वो डीमन रियूजी के काफी पास आ चुका था और उस पर अटैक करने वाला था कि तभी वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और उसे पीछे खींच लेते हैं। जिसके बाद वो दोनों के बीच फिर से बहस छिड़ जाती है। रियूजी कहता है कि तुमसे हारने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा और आखिरकार वहाँ पर टीचर को आके उन्हें अलग करना पड़ता है। टीचर रियूजी को साइड में लेके जाते हैं और कहते हैं कि तुम इस एकेडमी के सबसे होनहार स्टूडेंट हो, अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। रियूजी कहता है कि एक झगड़े में दोनों बराबर के जिम्मेदार होते हैं, तो कोई उसे क्यों नहीं समझाता। तब टीचर उससे कहते हैं कि रिन थोड़ा स्पेशल है, डायरेक्टर ने हमें इन सभी चीजों के लिए मना किया है। वहीं रियूजी के दोस्त रिन को बताते हैं कि रियूजी का बस एक ही सपना है कि वो सैटर्न को हराना चाहता है। रिन सोचता है कि ये तो मेरी तरह है, क्या इसके साथ भी सैटर्न ने कुछ किया है? तब उसके दोस्त उसको आगे बताते हैं कि रियूजी अपने टेम्पल को वापस से बनाना चाहता है, जो कि ब्लू नाइट के दिन तबाह हो गया था। वो लोग ये सुनकर हैरान हो जाते हैं कि रिन को ब्लू नाइट के बारे में कुछ भी नहीं पता है। वो उसे बताते हैं कि आज से 16 साल पहले दुनिया के सभी ताकतवर एग्जॉर्सिस्ट एक जगह पर इकट्ठा हुए थे और उनका बस एक ही मकसद था कि वो सैटर्न को रोके। पर तभी सभी के बॉडी में ब्लू कलर की आग लग जाती है और वो सभी एक साथ वहीं पर जलकर मर जाते हैं और ब्लू फ्लेम सैटर्न का ही साइन है। उस रात बस हमारे ही फादर बचे थे, जिसके बाद उन्हें हाई प्रीस्ट बना दिया गया। पर उस घटना के बाद सभी लोग उस टेम्पल को कर्स टेम्पल समझने लगे और सभी ने वहाँ पर जाना भी बंद कर दिया। हम तीनों उसी टेम्पल से बिलोंग करते हैं और रियूजी के साथ साथ हम भी उस टेम्पल को वापस से रिबिल्ड करना चाहते हैं और यही एक वजह है कि रियूजी एग्जॉस्टिस्ट बनने के लिए इतना ज्यादा सीरियस है। इसके बाद बाकी सारे स्टूडेंट की भी सेम ट्रेनिंग चल रही होती है कि तभी टीचर को किसी का कॉल आता है और वो जाने से पहले कहते हैं कि कोई भी यहाँ पर अपनी मर्जी से ट्रेनिंग नहीं करेगा। रियूजी रिन से कहता है कि तुम बस एक अमीर लड़के हो जो कि अपने पैसे के दम पर यहाँ पर मजे करने आए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम एक एक्सॉर्सिस्ट बनने के लिए थोड़ा भी सीरियस हो। रिन कहता है कि मैं एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहता हूँ, आखिरकार मैं कैसे साबित कर सकता हूँ। तब रियूजी रिन से कहता है उस डीमन फ्रॉग को छूकर वापस आ जाओ, तब मैं मान लूंगा कि तुम सच में एक एक्सॉर्सिस्ट बनना चाहते हो। अगर
अगर मुझे खुद को साबित करने के लिए यही करना पड़ेगा तो मैं ये जरूर करूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं यही बोलूंगा? पागल समझाए क्या? मुझे कुछ हो गया तो, मैं मर विर गया तो? वैसे भी मेरा गोल तुम्हारी तरह है और मैं उससे पहले कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता। ryuji कहता है काय का गोल, तुम बस एक डरपोक हो। और वो मन में सोचने लगता है कि ये भी बाकियों की तरह ही है। और इस एनिमे का फर्स्ट पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसी लगी आपको ये एनिमे, जल्दी से कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए तो लगे हाथ कमेंट कर देना पार्ट 2। जैसे इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ जाएंगे मैं इस एनिमे का सेकंड पार्ट भी अपलोड कर दूंगा, तो कुछ भी कमेंट जरूर से कर देना। तो बस यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप ये वाली वीडियो एंजॉय करो।